बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स में अगला टॉपिक वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर ये समझ में आ गया तो आगे चल के इस चैप्टर में जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र शुरू करने से पहले इसका एक हम भूमिका बना देते हैं। थोड़ा पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, और ये जो कूलाम का नियम था ये क्या था, बिंदुवत आवेश के लिए लगता था, दो बिंदुवत आवेश के लिए लगता था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इस बिंदुवत आवेश के बीच में के दो बिंदुवत आवेश के बीच में क्या लगता था बच्चों, वैद्युत बल लगता था, वैद्युत बल। और इसी बल को हम लोग स्थिर वैद्युत बल भी कहते थे, या इसी को हम लोग कूलाम्ब बल भी कहते हैं, कूलाम्ब बल। ठीक है, कूलाम्ब बल, कूलाम्बियन फोर्स। अब बच्चों बात आया कि ये जो दोनों वैद्युत बल होते थे, ये जो वैद्युत बल था ये किस प्रकृति का था, या तो आकर्षण प्रकृति का होता था या तो बच्चों प्रतिकर्षण प्रकृति का होता था। ठीक है, और इसका बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होता था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये इसका बच्चों क्या था, परिमाण था। इतना हम लोग पढ़े थे। अब ये एक आवेश है और ये एक आवेश है, ये Q1 है, ये बच्चों क्या है, Q2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, R। तो जो कूलाम साहब ने नियम दिया था, उन्होंने कहा था लगने वाला जो बल था वो इनके आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। आवेशों के गुण परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्या यही नियम था? अगर बच्चों यहाँ से हम देखें तो अगर दूरी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इन्वर्स नियम का पालन करेगा, दूरी ज़्यादा रहेगा लगने वाले बल का मान कम, और दूरी कम रहेगा तो लगने वाले बल का मान क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ एक बात करते हैं। एक हमने आवेश रखा Q, और हमने देखा कि यहाँ पर एक हमने आवेश रखा। मैं 4 पॉइंट लेता हूँ, जरा समझिएगा। यहाँ पर हमने एक आवेश Q रखा, Q1 रखा, ये आवेश है, ये Q1 मान लो। हमने यहाँ पर एक आवेश Q2 रखा, और इसके बीच की जो दूरी है, सेपरेशन हो, वो बच्चों इतना है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर बल लगा, कितना लगा, F बल लगा, मान लेते हैं F बल लगा। अब हम यहाँ से आवेश को हटा के कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर। अगर हमने यहाँ रखा तो अब बच्चों बताओ क्या दूरी बढ़ गई कि नहीं, जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अगर बच्चों डिस्टेंस बढ़ गया तो बताओ यहाँ पर जो बल लगेगा इस वाले बल से कम हो गया, ज़्यादा। मतलब अगर दूरी बढ़ गई तो यहाँ जितना बल लग रहा था इस आवेश पे, इतनी दूरी रखने पर इस आवेश पर यहाँ के बल से इस वाला बल क्या होगा, कम होगा। ये वाला बल क्या होगा, कम। फिर एक समय आएगा हम यहाँ से हटाकर यहाँ पर हमने रख दिया, दूरी बच्चों क्या हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई, दूरी और ज़्यादा बढ़ गई। दूरी और ज़्यादा बढ़ गई तो लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? एक समय आएगा हमने आवेश को यहाँ पर रख दिया, जैसे यहाँ रखा लगने वाले बल का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपने कहा सर जी ये क्या हो गया, तो हमने कहा कि इस आवेश का एक निश्चित रेंज होगा जहां तक कि कहते हैं वो उस पर अपना इफेक्ट दिखाएगा, प्रभाव दिखाएगा। कैसा इफेक्ट दिखाएगा, या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या तो आकर्षण बल, और उसी बल को हम नाम देंगे वैद्युत बल। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर ये बल का मान 0 हो गया। तो हमने कहा कि यहाँ पर लग रहा था लेकिन यहाँ पर नहीं लगा। तो यहाँ पर बात आई कि इस आवेश का एक निश्चित रेंज था, एक निश्चित क्षेत्र था, एक क्षेत्र था बच्चों, फील्ड था, एरिया था जिसे हम कहते हैं, एक निश्चित एरिया था। उस एरिया तक ही ये इस पर बल लगा रहा था।
उस एरिया तक ही ये इस पर बल लगा रहा था, उस फील्ड तक ही बल लगा रहा था, उसके बाद ये बल नहीं लगाता है। ठीक है, तो अगर आवेश यहाँ था, बल लग रहा था, यहाँ था, नहीं लग रहा है, तो हम कहेंगे आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो उस पर एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसी को, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया? क्लियर हो बच्चों? तो अब ये क्षेत्र ही जो बच्चों है, कोई भी क्या कहते हैं? आवेश है। अच्छा, जिस आवेश का आप वैद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं उसे हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ये स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश है। ठीक है, स्रोत आवेश है। और ये जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज हम लोग देख रहे थे, इस चार्ज पर कितना बल लग रहा है, इसे हम लोग कहेंगे टेस्ट चार्ज। क्या कहेंगे बच्चों? टेस्ट चार्ज। इसे कहेंगे परीक्षण आवेश कहेंगे, परीक्षण आवेश। समझ पाए कि नहीं आप? ठीक है, तो बताइएगा। अब इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी बिंदु पर, इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी बिंदु पर, किसी आवेश को लाने पर, उस पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, वैद्युत बल का अनुभव होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी आवेश है उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पर हम किसी भी बिंदु पर, कोई भी, अगर हम बच्चों हमने कह दिया कि एक ये क्षेत्र है, ये आवेश है, ये आवेश Q है, इसे हम लोग कहेंगे सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज कहेंगे, स्रोत आवेश कहेंगे बच्चों, सोर्स चार्ज है। और यहाँ पर एक Q नॉट आवेश रखा है, इसे हम लोग बच्चों कहेंगे टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर ये आवेश इस पर एक बल लगाए तो वो जो क्षेत्र है वो कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग चुंबक लेते थे, चुंबक आप लोग देखे होंगे, चुंबक आप लेते हो तो आप चुंबक से क्या करते हो? किसी सिक्के को, पैसे को चिपकाते हो, जो सिक्का होता है। आपने ये चुंबक है, आपने वो किया, सिक्का खींच लिया, फिर आपने वो किया, खींच लिया, फिर आपने वो किया, खींच लिया, लेकिन थोड़ा दूर और आपने रख दिया तो वो नहीं खींच पाता है, नहीं अट्रैक्ट कर पाता। क्यों? क्योंकि वो उसके क्षेत्र से बाहर हो गया है। ठीक है, तो जैसे वो चुंबकीय क्षेत्र वैसे ये वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र। क्लियर हो बच्चों? अब यहाँ पर जब कोई आवेश इस पर बल लगा रहा है तो हमने कहा कितना बल लगाएगा, ये आवेश पर कितना बल लगाएगा? F बल लगाएगा। फिर से जरा समझिएगा, हमने क्या किया, एक ये आवेश है, ये हमारा सोर्स चार्ज है, हमने इस स्रोत चार्ज को रखा, यहाँ पर एक हमने आवेश लाया और देखा कि इस पर बल लगा, कितना? 10 न्यूटन का। हमने एक और यहाँ पर दूसरा आवेश लाया और हमने देखा यही आवेश इस पर 20 न्यूटन का बल लगा रहा है। क्या हो गया? तो इनमें क्या अंतर है कि जो पहला था वो 1 कूलाम का था, ये दूसरा था, ये 2 कूलाम का है, तो बल का मान क्या हो गया? अलग अलग हो गया।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आवेश को ला के चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम लाते हैं, आवेश को ला के चेक करते हैं, तो जितना वो बल अप्लाई करता है तो उसकी एक क्षमता होगी। आप किसी पे अगर बल लगाओगे तो आपकी भी क्या होगी, क्षमता होगी। आप उस पर अधिक से अधिक जितना बल लगा सकते हैं वो आपकी क्या होगी, क्षमता होगी। और वही बच्चों क्या कहलाते हैं, इंटेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है। इसे तीव्रता बच्चों कहते हैं। क्या कहेंगे, तीव्रता कहेंगे, इंटेंसिटी। तो अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगा कि इस आवेश में कितना दम है कि वो किसी आवेश पर बल लगा सके। क्लियर हो बच्चों। अब अगला जो हम टॉपिक देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। तो अगर समझ में आया हो तो आप जरूर लाइक करिएगा और आप सीरियल से पढ़ते चलो, हम पूरा अच्छे से समझाते चलेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग बनाते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों ये क्या होता है, जरा देखिएगा। हमने कहा कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक आवेश हमने रखा है Q। क्या रखा है, Q। अब यहाँ पर ये हमारा ये सोर्स चार्ज है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक हमने आवेश रख दिया। हमने एक आवेश यहाँ पर रख दिया Q0। तो ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। क्या करेगा बच्चों, बल लगाएगा। और यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं R दूरी पर है, तो ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। इसे हम कैपिटल Q मान लेते हैं। अब ये क्या है, ये जो स्रोत चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पर, ये टेस्ट चार्ज बच्चों, टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज, इस स्रोत चार्ज पर ये क्या करेगा, बल लगाएगा। अब अगर बल लगाएगा तो बच्चों कितना लगाएगा, इस पर जितना बल लगेगा। तो हमने कहा Q0 पे बच्चों कितना बल लगा, Q0 पे लगा F बल। कितना लगा, F बल, ठीक है। Q0 पे कितना लगा, F बल। तो अगर Q0 पे F बल लगा तो एक पर कितना लगेगा, एक पर, तो F अपान Q0। तो ये जो बच्चों निकल के आया, यही उसकी क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी। क्या कहलाएगा बच्चों, इंटेंसिटी। क्लियर हो। अब यहाँ पर इंटेंसिटी, तो अगर तीव्रता को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिखें तो E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान Q0। E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान Q0। क्लियर हो। तो हम कहेंगे किसी एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है वही उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। क्या होगा इसकी परिभाषा, आइए देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के, इसकी परिभाषा लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, आप लोग भी साथ में लिखते चलिए, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर प्रति एकांक, प्रति एकांक, प्रति एकांक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, इसे बच्चों कहेंगे टेस्ट चार्ज। प्रति एकांक परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश पर लगने वाले, पर लगने वाले वैद्युत बल को, वैद्युत बल को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर
प्रति एकांक परीक्षण आवेश, मतलब जो परीक्षण आवेश है अगर हम उसे 1 मान लें तो उस पर जो लगने वाला वैद्युत बल है उस के कहते हैं बल को, उस बिंदु पर क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कैपिटल ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वैद्युत बल बटा परीक्षण आवेश, वैद्युत बल बटा परीक्षण आवेश। समझ में आ गया बच्चों। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों E से लिखें, वैद्युत बल को F से लिखें और परीक्षण आवेश को Q0 से, तो E बराबर F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों एक सदिश राशि होती है, तो हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म लगा लेंगे। वैद्युत बल भी एक क्या होता है, सदिश की कहते हैं राशि होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, एक सदिश राशि। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे चले, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हमने कहा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, ठीक है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है बच्चों, एक सदिश राशि है, ठीक है। अगर सदिश राशि है तो सदिश राशि बच्चों आप जानते हो सदिश राशि में 2 चीज़ें होती है। अगर कोई भी सदिश राशि है तो उसमें 2 चीज़ें होती है, एक बच्चों को होता है परिमाण होता है और एक होता है बच्चों दिशा, ठीक है। तो परिमाण तो हम जानेंगे F/Q0 होगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, तो बच्चों जो उसकी दिशा होगी, तो यहाँ हम लिख लेते हैं अगला पॉइंट। अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा परीक्षण पर लगने वाले इसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की ओर होगी, बल की दिशा की ओर होगी, बल की दिशा की ओर होगी, ठीक है बच्चों। तो जिधर बल लगेगा इस परीक्षण आवेश पर, जिधर बल लगेगा उधर ही इसका क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन होगा, ठीक है। जैसे हमने कह दिया, जरा समझिएगा, हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज हमने Q रखा और यहाँ से R दूरी पर एक हमने यहाँ पर Q0 आवेश रखा। अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो बच्चों ये क्या करेगा, ये इसको इधर बल लगाएगा, ठीक है, ये इस पर बल लगाएगा। तो अगर ये इधर बल लगा रहा है तो परीक्षण आवेश पर जो लगने वाली बल की दिशा है किधर है, इधर की ओर है। तो इस पर क्या कहते हैं, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा बच्चों किधर होगी, इधर ही होगी। समझ में आ गया, क्लियर हो आप। अगर ये माइनस चार्ज होता, तो ये क्या करता, तब ये Q0 को क्या करता, अपनी ओर अट्रैक्ट करता, तब बच्चों बल की दिशा क्या इधर हो जाती, इधर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा किधर होती, इधर होती। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत। ये जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, और इसी की आगे बात होगी जब सवाल वगैरह हम लोग करेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से देखेंगे। तो एक चीज़ हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कहते हैं वैद्युत बल बटा परीक्षण आवेश, E वेक्टर बराबर F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है एक कैसी राशि होती है बच्चों, सदिश राशि होती है। तो अगर सदिश राशि है तो परिमाण के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए। तो परिमाण आपका क्या कहते हैं, कितना हो गया, इतना हो गया। दिशा किधर होगी, परीक्षण आवेश पर जिधर बल लगेगा वही क्या हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगला पॉइंट बच्चों, इसका जो मात्रक होगा, इसका एसआई मात्रक। तो बच्चों जरा देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, बल बटा आवेश है ना, बल बटा क्या है, आवेश है। Q0 परीक्षण आवेश है, चाहे परीक्षण आवेश का हो चाहे आवेश का हो। बल का मात्रक बच्चों क्या होगा, न्यूटन होगा, क्या होगा, न्यूटन, और इसका मात्रक कूलाम।
तो न्यूटन बटे कूलाम, तो इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति कूलाम, क्या होगा बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, क्लियर हो बच्चों, ये इसका एसआई मात्रक है। अब यहाँ बच्चों बात करेंगे कि इसका जरा समझिए, इसका वीमा क्या होगा, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बच्चों इसका क्या होगा। तो बच्चों विमीय सूत्र देखते हैं, जरा देखिए एफ अपान क्या होगा, क्यू नॉट, ये बच्चों ई है। बल का जो विमीय सूत्र होता है वो mL/T/-2 होता है, mL/T/-2 आपने 11 में निकालना सीखा है। और जो आवेश का होता है वो 80 होता है, क्या होता है बच्चों, 80 होता है। क्लियर हो। अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL/T/-2, ये तो है ही, यहाँ घात कितना है 1, यहाँ कितना है 1, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, a/-1 t/-1। अब बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, mL/T 1 और ये 2, 2 1 3, -3 और a/-1। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा mL/T/-3 और a/-1, ये इसका क्या होगा, विमीय सूत्र। ये सब बच्चों कई बार ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, आपका ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि कहते हैं बोर्ड परीक्षा वाला कोई भी सेट नहीं है जिसमें लगभग 90% अगर मैं बात करूं तो किसी न किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, विमीय सूत्र। क्लियर हो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं, ये तो इतना हो गया, ये तो हमारा हो गया। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब कोई हमारे पास पॉइंट चार्ज है, कोई बिंदुवत आवेश है, तो उसके कारण किसी एक दूरी पर हमने आवेश रख दिया, तो उसका कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो हम अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हो बच्चों, तो आइए देखते हैं, हेडिंग डालते हैं, बिंदुवत आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पर इसका मतलब क्या है कि एक ये बिंदुवत आवेश है, ये बच्चों क्या है, Q, और यहां से यहां पर एक हमने परीक्षण आवेश रख दिया। ये एक बिंदुवत आवेश है और ये क्या है, ये सोर्स है, ये क्या है, सोर्स चार्ज। ये क्या है बच्चों, अगर बात करें तो ये क्या है, सोर्स चार्ज है। और ये बच्चों क्या है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज। अगर इसकी बात करें ये क्या है, टेस्ट चार्ज। तो ये बच्चों सोर्स और ये बच्चों क्या है, टेस्ट चार्ज। ठीक है बच्चों, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। तो ये बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कितना होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बच्चों ये आप बताओ कि ये आवेश है और ये आवेश है, इनके बीच की दूरी r, तो इनके बीच बल लगेगा। बच्चों जरा देखिएगा, यहाँ पर E बराबर हमारा फार्मूला था F/Q0। हमने परिभाषा में कहा था एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश। एकांक का मतलब क्या है, एक, तो इसका मतलब जो Q0 है उसका मान कितना होना चाहिए बच्चों, 1 कूलम। तो हम यहाँ रखेंगे E बराबर F/ कितना, 1। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, E बराबर F। हम कहेंगे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वही बच्चों क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगा। ठीक है बच्चों, तो जितना बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझिएगा उतना ही बल उस पर लगेगा।
तो अगर हम इन दोनों के बीच का अगर हम बल निकाल ले तो हमारा वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता पता चल जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो दो आवेशों के बीच की अगर दूरी r हो तो उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो तो हम निकाल ही सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों? F बराबर 1/4πε0 Q नॉट बटा r स्क्वायर। पहला आवेश Q, दूसरा Q नॉट बटा r स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग एक चीज़ क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं E बराबर F अपान क्या है Q नॉट। तो बच्चों हम अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दे रख दे तो F का मान 1/4πε0 Q नॉट बटे r स्क्वायर। और ये बच्चों जो Q नॉट का मान है, जरा देखिए ये क्या है, ये Q नॉट। अब बच्चों यहाँ से देखिएगा ये Q नॉट से ये Q नॉट कट गया, तो यहाँ से बच्चों क्या बच जाएगा, क्या बचेगा? E बराबर 1/4πε0 Q अपान r स्क्वायर। तो किसी बिंदुवत आवेश के कारण इतना वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर वो r दूरी पर रखा है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये किस फार्मूला से निकलेगा? इस पे। और इसका मात्रक बच्चों क्या होगा? वही न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर हो बच्चों? इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। तो एक चीज़ तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला क्या है बच्चों, ज़रा समझिएगा। आते हम इधर देखते हैं, ये क्या है? E। ये बच्चों जो वैल्यू है जरा देखिएगा, E बराबर 1/4πε0 Q बटे r स्क्वायर। अब बच्चों अगर देखें यहाँ से तो ये जो मान है ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या इसका मान बच्चों बदलता है? नहीं बदलता ना, ये कांस्टेंट है, एक बच्चों नियतांक है। अगर नियतांक है तो जो इसका वैल्यू है वो क्या होगा बच्चों? फिक्स होगा, ये बदलेगा, चेंज नहीं होगा। अब बच्चों अगर ये चेंज नहीं होगा तो यहाँ से बताइए तो क्या हो जाएगा? E बराबर का चिन्ह, जब हम बराबर का चिन्ह लाते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, एक क्या आता है? नियतांक। लेकिन जब बताइए कांस्टेंट हटाएंगे तो वो बराबर का चिन्ह हटेगा भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा। और ये बच्चों Q बटा r स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। बराबर लाएंगे तो फिर से यही चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल Q, E अनुक्रमानुपाती Q, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। बताओ बच्चों, समझ में आ गया? अब इसका मतलब क्या है कि आवेश का, देखिए डायरेक्ट इसके अनुक्रमानुपाती है, ये समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब आवेश का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही बढ़ेगा। क्लियर हो? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 कूलम का आवेश है तो वो जितना बल लगाएगा उससे अधिक बल 3 कूलम वाला लगाएगा। क्लियर हो? अगर आवेश की बात हम करें तब। अगर बच्चों आवेश का मान कम तो लगने वाले बल का मान भी, उसकी तीव्रता क्या होगी? कम होगी। और तीव्रता बच्चों कम होगी तो इसका मतलब जो लगने वाला बल है वो भी क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ पर अगर देखें ये क्या है? दूरी। अगर r का मान बच्चों ज़्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसकी तीव्रता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी उस पर लगने वाले बल का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और हमने तो बताया ना कि बल ही क्या है? तीव्रता है। क्लियर हो बच्चों? तो अब अगर यहाँ पर r का मान कम तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा। तो जैसे इस आवेश से हम दूर चले जाएंगे, जैसे इस आवेश से दूर जाएंगे वैसे वैसे इस आवेश की तीव्रता कम होती जाएगी। तीव्रता कम होने का मतलब जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वहाँ पर कोई आप आवेश लाओगे तो उस आवेश पर ये कम बल लगा पाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसके करीब आओगे, इसकी तरफ आओगे, वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। मतलब उस पर या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण जो बल लगाएगा वो ज़्यादा होता जाएगा। क्लियर हो बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें, ये अब इतना चीज़ होगा। अब इसी के बीच में हम क्या बनाते हैं बच्चों? ग्राफ बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाए इसका, ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊँ तो क्या ग्राफ बनेगा बच्चों? जरा देखते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर ग्राफ बनाए तो देखिए पहला ग्राफ,
पहला ग्राफ, यहाँ पहला ग्राफ E और Q के बीच में बनाते हैं, ठीक है। दूसरा ग्राफ बनाते हैं बच्चों E और R स्क्वायर के बीच में, ठीक है, E और R स्क्वायर के बीच में। और जो तीसरा ग्राफ है बच्चों वो बनाते हैं E और 1/r स्क्वायर के बीच में, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इसका मतलब Q का मान बढ़ेगा तो E का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बच्चों जैसे जैसे Q का मान बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान बढ़ेगा। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा। हम Q का मान बढ़ाएंगे, जैसे Q इधर चलेगा, आवेश इधर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इतना हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R स्क्वायर के। क्या है, व्युत्क्रमण क्रमानुपाती। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बच्चों ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। जरा देखिए, जब दूरी, जरा देखिएगा, जब दूरी बच्चों यहाँ थी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ थी, इतनी थी, ये इतनी, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब दूरी इतनी थी तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी। जब दूरी इतनी हो गई तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, कम हो गई। तो दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। लेकिन ये ग्राफ तभी के लिए है बच्चों, ये ग्राफ तभी के लिए है जब, ये ग्राफ तभी के लिए है जब ये, इसे हम पढ़ेंगे R स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। लेकिन अच्छा, इसे हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। इसे हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ सकते हैं E अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर के। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तब तो ये बच्चों ग्राफ गलत है। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे E व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के, तब बच्चों ये वाला ग्राफ सही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ 1/r स्क्वायर हमने लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती में बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। जैसे जैसे 1/r स्क्वायर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे E का भी मान बढ़ेगा। तो जरा बच्चों देखिए, तब ये ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर हो बच्चों। तो ये इसका क्या था, ग्राफ था। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक नोट लिख लेते हैं बच्चों, फिर आगे देखेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। तो इसे आप उतार लीजिए। अब नोट देखते हैं, नोट 2 पॉइंट देख लेते हैं। अब बताओ बच्चों, अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई भी बिंदु लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो उस पर अगर, जरा देखिएगा, ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर आवेश रखा है, ये मेन आवेश है। और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने ए बिंदु लिया, बी लिया और सी लिया। अगर इन सभी बिंदुओं पर यहाँ पर लगने वाला बल का मान Fa, यहाँ पर लगने वाला बल Fb, यहाँ पर लगने वाला बल Fc, अगर इन बिंदुओं पर लगने वाले जो बल है अगर ये आपस में बराबर है, मतलब हर जगह समान है, तब उसे हम क्या कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो नोट में बच्चों यही लिख लेते हैं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। इसमें क्या लिखते हैं बच्चों, जो नोट है हमारा, वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर लगने वाले बिंदु पर परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाले, परीक्षण आवेश पर समान वैद्युत बल, परीक्षण आवेश पर समान वैद्युत बल
लगता है तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसे बच्चों यूनिफॉर्म कहेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आवेश है, ये सोर्स चार्ज है। यहाँ पर हम कहीं पर भी ये परीक्षण आवेश अगर बच्चों रखते हैं, हर जगह उस पर जो लगने वाला बल है अगर वो समान होगा तो वो वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा। यहाँ पर कैसा वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन बच्चों दूसरा नोट देखते हैं, अगर यही बच्चों वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र, ये आपका सोर्स चार्ज है और यहाँ पर एक पॉइंट हमने ए लिया, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। यहाँ पर बल एफ ए, एफ बी और यहाँ पर एफ सी। तो लगने वाला जो बल है एफ ए, एफ बी और एफ सी, अगर ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब लगने वाला बल क्या है बच्चों, अलग अलग है, तो हम उसे क्या कहेंगे, असमान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि बल का मान क्या हो जा रहा है, अलग अलग, तो वो वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा, असमान वैद्युत क्षेत्र। तो क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर परीक्षण आवेश पर असमान वैद्युत बल, परीक्षण आवेश पर असमान वैद्युत बल लगता है, तो उसे असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो उसे असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र असमान को बच्चों कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये बच्चों क्या था, आपका वैद्युत क्षेत्र के बारे में था। क्लियर हो, तो हम क्या जान गए, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों चीज़ जान गए। लेकिन बच्चों ये ख़त्म यहाँ से नहीं हुआ है, अब तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपने पढ़ना और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको आगे बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको लगा, कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है बच्चों।